बिहार में सियासी बयार है, फिर से नीतीश कुमार है। 8वीं बार जब बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज नीतीश कुमार। और बिहार के इस पूरे सियासी उठापटक को लेकर प्रशांत किशोर पीके के तौर पर जाने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अब तो चुनावी राजनीति में बस एंट्री करने के लिए बेकरार भी नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार से ही उन्हें शुरुआत भी करनी है। इस सब के बीच प्रशांत किशोर के साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार। सीधे आपको प्रकाश के पास लेकर चलेंगे जो एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। प्रकाश। जी हाँ रोमाना, फिर से बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये गाना चर्चा में तब आया था जब प्रशांत किशोर ने इस गाने को आगे बढ़ाया था और अब दूसरा गाना प्रचलन में आ गया है कि लालू बिना ये बिहार चालू ना होई। हम प्रशांत किशोर से बात करेंगे और चाय पर चर्चा भी जो कार्यक्रम हुआ था वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ही नहीं किया था, तो हम चाय भी पी रहे हैं सुबह सुबह इनके साथ और बात भी करेंगे। प्रशांत जी, ये जो 2017 में, 2015 में, 2022 में आप क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को नीतीश कुमार के? बस देख ही रहे हैं जैसे बिहार के सारे 13 करोड़ लोग देख रहे हैं वैसे हम लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये बिहार के लिए पिछले 10 साल जो हैं ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। 2012-13 से जो राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये दर्शकों को आपके मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12-13 के बाद 10 साल में, पिछले 10 साल में ये 6वां सरकार का प्रयोग है, ये 6वीं सरकार है। दो ही चीज़ इसमें कांस्टेंट है, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो, और बिहार की बदहाल स्थिति, उसमें भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और इसमें हम सब लोग दोषी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में हम भी साथ में थे, कई लोग, सब लोगों, सारे लोगों की भूमिका रही है। लेकिन बिहार के जनता के नज़रिए से आप देखेंगे तो पिछले 10 साल राजनीतिक अस्थिरता का रहा है। ये 6वां सरकार का प्रयोग है। हम और आप उनको शुभकामना दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम ऐसी आशा अपेक्षा रख सकते हैं कि आने वाले जो 3 साल से ज़्यादा का समय बाकी है कार्यकाल इस सरकार का, वो अच्छा चले। प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं और वो सुराज कार्यक्रम में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। तो जब आप घूम रहे हैं तो लोगों की क्या राय आ रही है नीतीश कुमार जो सरकार है उसको लेकर के? नहीं, देखिए, वो तो आपको हम लोग, मैं यहाँ 3 महीने से हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं किसी से मिलता हूँ, जाता हूँ। बिहार में जो सुशासन की जो गूंज तो कहीं नहीं सुनाई दी पिछली जो सरकार थी। अब आज जो सरकार बन रही है या बनने जा रही है, इस सरकार का एजेंडा क्या होगा, ये क्या बेहतर कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जैसे मान लीजिए कि जो एक मेजर समस्या नीचे हम लोग को देखने को मिल रही शराबबंदी की, तो क्या शराबबंदी पर अगर आप, सरकार तो बदल गई, फॉर्मेशन बदल गए, पार्टनर बदल गए, लेकिन शराबबंदी पर कोई फिर से कोई नया प्रयास, नया प्रयोग, नई सोच आएगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर किसानों को खाद पहले भी नहीं मिल रहा था, आज भी नहीं मिलने वाला है। करप्शन की जो बात नीचे लोग बता रहे हैं, वो उस पर कोई, जब तक जो पब्लिक के हिसाब से कुछ चेंज होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। और अभी आज तो वो आ रहे हैं सरकार में, संभव है कि उनके पास एजेंडा होगा। हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सरकार किस घोषणा पत्र को लेकर आती है। जैसे अभी जो पिछली सरकार अभी चल रही थी कल तक, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र रखा था भाजपा ने और नीतीश जी ने, उसको उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 बताया था। अब ये 7 निश्चय पार्ट 2 पर चलेगी सरकार कि ये 7 निश्चय 2015 का जो महागठबंधन था, जो उसका घोषणा पत्र था, उस पर चलेगी, या फिर कोई नई घोषणा पत्र लाया जाएगा जिसमें आरजेडी के जो वादे हैं, जैसे पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा आरजेडी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया है, तो संभव है कि वो इनका मेन एजेंडा होना चाहिए। ये शिक्षकों की इशू को लेकर आरजेडी ने बड़ी घोषणाएं करी थी, तो जो घोषणाएं आरजेडी ने करी और जो घोषणाएं जेडीयू ने करा, उन दोनों को मिलाकर कोई नया घोषणा पत्र आता है। सरकार की प्राथमिकता है। घोषणा पत्र तो अपनी जगह है प्रशांत जी, नहीं, वो नीतीश कुमार पर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मुसीबत ये है कि हम लोग पॉलिटिकल फॉर्मेशन की तो बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत इसी चीज़ से करी कि पिछले 10 साल में 6वां प्रयोग है ये, लेकिन जब पब्लिक स्थिति तो बदल नहीं रही है। जैसे 2012-13 में थी, आज 2022-23 में भी वैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था, घोषणा पत्र तो किनारे रख दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि राजनीति में जिस तरह से पाला बदलने की
सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में नाम रखा जाएगा तो उनमें से नीतीश कुमार का भी नाम आएगा। तो आपको लग रहा है कि एनडीए से निकलने का बहाना था आरसीपी सिंह के बली के बहाने, या फिर निशाना कुछ और था, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया? नहीं, देखिए, ये सब उनके मन के अंदर की बात या उनके दल की अंदरूनी बात तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मेशन में रहें, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, 2015 में जब महागठबंधन बना था तो उससे राजनीतिक भी बड़ी अपेक्षाएं थी और विकास को लेकर भी एक नया 7 निश्चय का कार्यक्रम बनाया गया था और ऐसी बात हुई थी कि कुछ नया आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला था। 17 में वो आप छोड़ दिया आपने उसको। फिर कई समाज का एक बड़ा वर्ग था जिसको ऐसा लगता था कि नीतीश जी और भाजपा के साथ में आने से जो जैसी सरकार 2005 से चली थी उस तरह का बिहार में विकास देखने को मिलेगा। उनको भी निराशा हाथ लगी है। तो किसी भी फॉर्मेशन में रहें, मेरी गुजारिश, मेरी अपेक्षा यही है कि अच्छी सरकार चले, जैसी लोगों की अपेक्षा है, लोगों की स्थिति बेहतर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी हो। आप किसके साथ चलते हैं, नहीं चलते हो तो राजनीतिक बात है, वो राजनीतिक लोगों का, पत्रकारों का, हम लोग का विषय हो सकता है। सामान्य आदमी को इससे बहुत लेना देना नहीं है। फर्क पड़ता है क्योंकि पीएम की रेस में आगे आना, उसकी शुरुआत ऐसा नहीं लगता है कि बिहार से शुरू कर दी? मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं ये ऐसा हर नेताओं के लिए कहता हूँ। पहले जो मैं काम करता था उसमें लोग हमेशा ऐसा पूछते थे कि भाई आप ये स्टेट जीत गए, इसके बाद क्या राष्ट्र की रेस में आ गए। ये तो एक्स्ट्रापोलेशन, इस तरह की बातें होती नहीं कि आप बिहार में जीत जाइएगा। अभी तो आप जीते नहीं हैं, बिहार में एक फॉर्मेशन बना रहे हैं और आप पीएम के रेस में आ गए, देश भर आपको मान लिया। अभी तो बिहार की बात है, बिहार में सरकार बने, बिहार में लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, उसके बाद की बात है। पीएम वगैरह की बात अभी कहाँ से उठी? अभी तो आप जैसा लोग कहते हैं कि ये स्टेप जो है वो आगे उसी ओर जा रहा है। भैया, ये 2015 में भी लोगों ने ऐसा ही अनुमान लगाया था। 2 साल के बाद उनका अनुमान धरा का धरा रह गया। इसलिए राजनीति में जो मेरा थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है, इस तरह की संभावनाओं पर बहुत आगे बढ़कर बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। अभी तो हमें ये देखना है कि इन्होंने एक नई सरकार नए फॉर्मेशन में बनाने की जो कवायद की है, इसको कितना बेहतर तरीके से चला पाते हैं। एक बात तो तय है कि महागठबंधन का जो स्वरूप या उसके पीछे जो सोच या उसके पीछे जो इंथुजियाज्म 2015 में था, उस तरह की बात आज नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग भी था। पहली बार देश में उस तरह का महागठबंधन किया गया था, पहली बार गवर्नेंस का एक नया प्रयास किया गया था। उसमें लोग आगे की संभावनाओं को 2017 में नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी और अब फिर एक बार पलटी मार रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उनकी विश्वसनीयता देश भर में खत्म हुई है? देश भर की तो बात मैं कह नहीं सकता हूँ। बिहार में देखिए, जितनी बार आप टर्न अराउंड करेंगे किसी मेजर इशू पे, खासकर इतने बड़े मुद्दे पे, तो समाज का एक वर्ग होगा जो कि आपकी विश्वसनीयता उसके नज़र में कम होगी। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूँगा, अगर आने वाले 2 साल में बहुत अच्छी सरकार चली, लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये पुराने नीतीश जी हैं, सुशासन बाबू जिनको कहा गया, उस तरह की सरकार चल रही है, करप्शन खत्म हो गया या रुक गया, जो लोगों की विशेष शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके, शराबबंदी को लेकर, रोजगार को लेकर जो बड़े मुद्दे हैं, अगर उसमें कुछ लोगों को ज़मीन पर फर्क दिखेगा तो विश्वसनीयता में थोड़ी बट्टा भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। पर आप जो कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा होगा नीतीश कुमार जी को, लेकिन अगर सरकार के चलने में, उसके स्वरूप में, उसके कार्यक्रमों में, उसकी इफेक्टिवनेस पे अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो ये बहुत लंबा प्रयोग कहाँ तक जा पाएगा, बहुत लंबा चल पाएगा। ऐसा लग रहा है कि विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपनी जगह होगी, पर जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि एक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके, और ख़ास तौर से बिहार की राजनीति में देखें तो कास्ट मायने रखता है। मुस्लिम, यादव, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, अगर इस तरह से नीतीश कुमार के जो पक्ष में लोग दिखते हैं तो इसका आप देखते हैं कि नेशनल स्टेटस में कुछ अंतर पड़ेगा? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, कास्ट मायने रखता है कि नहीं वो तो एक बहस का मुद्दा है। जो जनता के सरोकार का मामला है, जनता का जिससे सरोकार है, वो ये है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। यही एनडीए की सरकार है। उसके पहले एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा मोदी, बता रहा हूँ, फिर उस बात पे तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप नीतीश जी से भी जाकर आज बात करेंगे तो वो भी इस बात को सिरे से खारिज करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं बिहार में। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरे देश में मुद्दा हो सकता है। बिहार स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं वो बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी यहाँ बड़ा मुद्दा है,
करप्शन यहाँ बड़ा मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बिहार से पलायन बड़ा मुद्दा है, बिहार में खाद नहीं मिल रहा है वो बड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था लोगों को डिग्री 3 साल की 6 साल में मिल रही है वो बड़ा मुद्दा है। आपको पता है हमसे बेहतर, आप उसको डाइवर्ट करके देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अरे देश का जब चुनाव होगा उस समय जिनको लड़ना है वो लोग तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि ये एनडीए से अलग आने के पीछे क्या आप वजह देखते हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी? नहीं, देखिए जो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं नीतीश जी को जानता हूँ, आइडियोलॉजिकल कंफर्ट एक बार जब उन्होंने बीजेपी को 2013-14 में छोड़ा, उसके बाद से 2017 का उन्होंने निर्णय क्यों लिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद से मुझे लग रहा है कि इस बीजेपी से उनका कोई बहुत आइडियोलॉजिकल कंफर्ट नहीं रहा है। सवाल जितने दिन रहे भी तो आपको दिखा, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखा, सरकार चलाने के तरीके में दिखा कि एकदम से वो पुराना जो गठबंधन था एनडीए का, जिसको बॉडी और सोल दोनों एक साथ, वो बात नहीं दिखी आपको। अच्छा, पीके की भूमिका कहाँ देखते हैं इस महागठबंधन में? मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से मैंने अलग कर रखा है। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसका कोई शॉर्ट टर्म मतलब नहीं है। मैं लोगों से मिलने जुलने, अपनी बात बताने और उनसे सीखने समझने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। आपने देखा होगा मैं कल भी नहीं था, मैं सिवान में था, मैं अभी आया हूं तो आप लोग आए हैं तो आपसे बात कर रहे हैं। 2024 में आप प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में कहां देख रहे हैं? क्या एक राजनीतिक के तौर पर पे आप मोदी के खिलाफ कोई? देखिए, मैं आज जहां हूं वहीं 2024 में भी रहूंगा। मैं बिहार में हूं और मैंने जैसा अपने पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, मैं पूरी तरह से संकल्पित हूं बिहार में अपने जो भी मैं प्रयास कर रहा हूं उस दिशा में काम करने के लिए। बाकी दुनिया में और क्या चल रहा है उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मेरे समझ से बिहार में चुनाव 2025 में है, तब तक किसी भी फॉर्मेशन में सरकार चले, उस सरकार को अच्छी सरकार चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तो उस समय जनता तय करेगी। बिहार की रियलिटी ये है कि जब भी लालू यादव आते हैं तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होने लगता है। बीजेपी उनके खिलाफ में सब तरह के प्रोपेगेंडा या बातें, आरोप प्रत्यारोप सब लगता है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि ये गलती होगी? क्योंकि सीबीआई, ईडी, तमाम चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। तेजस्वी यादव के पीछे भी अभी उनके एक कॉन्फिडेंट को उठा लिया गया, वो अरेस्ट हो गए। भाई ये चिंता उनकी है जो कि जिनके हाथ में सीबीआई, ईडी है और जिनको इसको फेस करना है। मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना मेरी समझ से ठीक नहीं होगा। मैं इतना जानता हूँ कि आज जो फॉर्मेशन बन रहा है इसका क्या एजेंडा है उनको रखना चाहिए। मेरी अपेक्षा है कि महागठबंधन की एक कोई जॉइंट प्रोग्राम वो घोषित करेंगे, उसमें जो उन्होंने प्रॉमिस करे हैं उसको रीइटरेट करेंगे या कुछ नया करेंगे, उसको देखने के बाद आप टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो आप यात्रा चला रहे हैं और इस एक तरफ महागठबंधन एक तरफ एनडीए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर आप कहाँ हैं इसमें? नहीं, हमको उससे क्या, पहले भी यही स्थिति थी। जब हम यहाँ आए हैं काम करने उस समय भी यही 3 दल थे, कोई चौथा दल। आप लालू और नीतीश के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे? कभी नहीं। कब किया है? 2015 में। भाई वो तो 15 कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। आज की तारीख में मैं जो काम कर रहा हूँ उस समय भी 3 दल थे, आज भी 3 दल हैं। वो किस फॉर्मेशन में उसका कोई फर्क? पूरा देश जानना चाहता हमेशा आपसे, क्योंकि आपने मोदी को भी मदद की थी, नीतीश कुमार को भी मदद की थी। आज क्या लग रहा है कि मोदी को चुनौती देने वाला पूरे देश में कौन वो चेहरा है? अगर एक नहीं बताना चाहते हैं तो 3 कौन से? मेरी समझ नहीं है। मेरी समझ नहीं है कि कौन चुनौती दे पाएगा, ये तो जनता तय करेगी। चेहरा है नहीं है, लेकिन बिहार के में जो घटना हुई है इसको जोड़ के आप नेशनल एक्सट्रापोलेशन जो हो रहा है, मेरी समझ से वो थोड़ी सी नासमझी दिखाता है। किसी स्टेट की घटना को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उसको आपको नेशनल चीज़ से एक्सट्रापोलेट करना थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी और नासमझी भी होगी। नेशनल लेवल पे जितनी मेरी समझ है वो इस तरह के बड़े निर्णय जनता के तरफ से इस वजह से नहीं होते हैं कि किसी राज्य में कोई फॉर्मेशन बदल गया। पीके को जेडीयू से कई बार ऑफर मिला, पिछली बार भी आपको ऑफर मिला जेडीयू में आने का, नीतीश जी से आपकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड में। तो अब तो वो मोदी से अलग हो चुके हैं, क्या ऐसी कोई संभावना? नहीं भाई, उन्होंने क्या ऑफर दिया नहीं दिया ये तो प्राइवेट की बात है। बाकी जो जानकारी है वो आपके पास होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई ऐसा ऑफर दिया है। लेकिन मैं अपना जो काम कर रहा हूँ ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कहीं कुछ दूसरी संभावना की ओर मैं देखता नहीं हूँ। क्या आपकी नज़र बिहार की बदलती सियासत पर पूरे टाइम पैनी निगाह रहती है? यहाँ पर हैं और राजनीति में से जुड़े हुए हैं और आप लोग की से दोस्ती मित्रता भी है, तो स्वाभाविक है कि चर्चा चलती रहती है। हम भी यहीं रहते हैं, यही काम करते हैं।
लेकिन उसमें मेरी कोई से नहीं है, मेरी कोई उसमें भागीदारी नहीं है और मैं उसमें कोई अपनी भागीदारी चाहता भी नहीं हूँ। आखिर आप बिहार में घूम रहे हैं और साथ चारों तरफ आप निगाह रखे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, गली-गली में जा रहे हैं स्वराज कार्यक्रम को लेके, तो आखिर लोगों का मूड भाप रहे हैं या फिर आप अपना भी बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं? लोगों से सीखने समझने का प्रयास है। लोगों की क्या दुख दर्द है वो समझना चाह रहे हैं। लोगों से समझना चाह रहे हैं कि समाज में कौन सही लोग हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहिए, लाना चाहिए साथ में। मैं उस प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे बाकी जो घटनाक्रम हो। मेरे लिए वो बेमानी है। भाई जो दल पहले यहाँ चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा में हैं, वो किस फॉर्मेशन में विधानसभा में सत्ता में है या विपक्ष में है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि कम्युनलिज्म से वो समझौता नहीं करेंगे और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। एक बार वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, लालू के साथ चले जाते हैं, तो ये समझौता है या क्या है? भैया जब तक वो बिहार के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और जिससे समझौता करना पड़े, हमें उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जिससे समझौता करना चाहते हैं करें। मुसीबत यह है कि समझौता करने के बाद भी आप बिहार के लोगों के लिए कुछ भला कर पा रहे हैं कि नहीं। महागठबंधन हुआ, उसका एजेंडा था, उस पर काम अगर हुआ होता तो इससे कोई फर्क नहीं है कि आपने किससे समझौता किया। उस समय भी लोगों ने बताया कि आप लालू जी के साथ जा रहे हैं तो जंगलराज से समझौता कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी के साथ लोगों ने बताया कि आप कम्युनलिज्म से समझौता कर रहे हैं। महत्व उन बातों का नहीं है। जो आप देख रहे हैं बिहार में स्थिति है कि दोनों ही फॉर्मेशन में लोगों को वो बात नहीं दिखी जो उनकी अपेक्षा थी सरकार से, वो नहीं हुई है, उसी की वजह से परेशानी। बीजेपी का कहना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कि छोटी पार्टियों को वो खत्म कर देंगे, विपक्ष कोई नहीं रहेगा। आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ी वजह है विपक्षी छोटी पार्टियां और सबको एक होने का? नहीं, जो पार्टियां हैं वो तो रहेंगी। यहाँ पे बहुदलीय प्रक्रिया है, जो एस्टेब्लिश्ड बात है वो तो चेंज नहीं होने वाली, वो संवैधानिक बात है। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा मैं जानता नहीं हूँ। पार्टियों का कभी रीजनल पार्टियों का उभार होता है, कभी वो थोड़े बैकफुट पर होते हैं, कभी राष्ट्रीय पार्टी बड़ी हो जाती है, कभी भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी आज बहुत बड़ी पार्टी है। ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है। ख़त्म करना और बनाना तो जनता के हाथ में है। किसी दल का, अपने दल के नेता के हिसाब से कोई कुछ कह सकता है। आखिरी सवाल, क्या नीतीश कुमार से आपका समझौता हो सकता है कभी? नहीं, मेरा उनसे झगड़ा क्या है? मेरा झगड़ा कुछ नहीं है, समझौते की क्या बात है? मेरा झगड़ा कुछ नहीं है। मैं मार्च में मैं उनसे मिला ही था, कभी गाहे बगाहे बात भी हो जाती है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो क्या कर रहे हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। आप इस पूरे मसले में कहीं नहीं है? नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, मुझे कोई जानकारी नहीं। आपने मेरे से परसों बात करी थी, तब भी मैंने बताया मैं तो सिवान जीरादेई में था। प्रशांत किशोर, सीधे तौर पे नीतीश कुमार से कोई झंझट नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दुराव नहीं है। आने वाले समय में ये बयान काफ़ी मायने रखेगा। क्या मोदी के खिलाफ एकजुटता में प्रशांत किशोर की भूमिका होगी? बिहार की राजनीति पर पैनी निगाह जरूर है। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आप हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की खास बातचीत सुन रहे थे प्रशांत किशोर पीके के साथ, और ऐसे में इस बातचीत में जो बड़ी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई हैं वो ये कि बिहार में सुशासन दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर। यह भी उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर 2022 तक जनता का हाल जो है वो बेहाल ही नजर आता है, उसमें किसी तरीके का कुछ बदलाव हुआ नहीं है। महागठबंधन वाला जो जोश था 2015 वाला, वो अभी जब एक बार फिर से साथ आए हैं नीतीश और तेजस्वी, वो नजर नहीं आ रहा है। कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती है। दरअसल यही वो आरोप जिसको लगाकर जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा और तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, नीतीश से समझौता हो सकता है, झगड़ा कोई नहीं, यह भी कहा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल के साल में नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वो जरूर बिहार में कम हुई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।